हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारा पाठ चल रहा था 9वां जो अध्याय सामाजिक का, हमारे अतीत भाग 3 का राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से और 1947 तक। इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार जो भारत में एक आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ, एक जो है अंग्रेज़ों से जो है मुकाबला करने के लिए या देश को आज़ाद कराने के लिए किस प्रकार भारत के लोगों में राष्ट्रीय भावना ने घर किया। और ऐसे में ही कि भारत के लोगों ने एक पार्टी बनाई। कल हमने पढ़ा क्लास में, पहले वाली क्लास में, कि 1885 में एक पार्टी की घोषणा की गई है। भारतीय लोगों ने जो है एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो देखिए, उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्यों और तौर तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्ग पार्टी थी। उसने ये कह रहा है शुरुआत के जो 20 साल थे, जो कांग्रेस पार्टी थे, मध्यम मार्ग की पार्टी थी। उसने ये नहीं बीच का रास्ता अपनाया था। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। यानी इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि भारतीयों को सरकार और शासन में ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाए। कांग्रेस का आग्रह था, अर्थात अंग्रेजों से निवेदन था, आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए, और जिन प्रांतों में परिषद नहीं है, परिषद का गठन नहीं है, वहाँ उनका गठन किया जाए। बेटा, कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को ऊंचे पद दिए जाए। यानी पहले क्या थे, अंग्रेज जो है ऊंचे पद अपने पास रखते थे और छोटे पदों पर जो है भारतीय लोगों को रखते थे। तो ऐसे में अंग्रेजों ने मांग की कि जो ऊंचे पद है वो भारतीय लोगों को भी दिए जाए। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। ये कह रहा है कि जो सिविल जो परीक्षा होती थी बेटा, वो लंदन में होती थी पहले, इसलिए जो भारतीय जो छात्र सिविल परीक्षा देना चाहते थे उन्हें लंदन में जाना पड़ता था, खर्चा होता था, टाइम लगता था। तो ऐसे में सरकार ने से मांग की कांग्रेस ने कि जो सिविल परीक्षा का आयोजन भारत में भी कराया जाए। शासन व्यवस्था में भारतीयकरण की मांग, अर्थात राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने कहा कि शासन व्यवस्था में भारतीय लोगों को लिया जाए। नस्लवाद यानी नस्ल के खिलाफ, जो रंग भेद के खिलाफ जो आंदोलन जो जिस समय भारत में चल रहा था, वह एक हिस्सा थी, क्योंकि तब ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज़ आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों की को जिम्मेदारी भरे हुए पद नहीं दिए जा सकते, या जो अंग्रेज भारतीयों को इस पद के लायक योग्य नहीं मानते थे। क्योंकि अंग्रेज अफसर अपनी भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, संसद को न्यायपालिका से अलग किया जाए, और आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए, और अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता दी जाए, अर्थात हर आदमी को अपने विचार व्यक्त करने की अंग्रेज उन्हें आज़ादी दे। आगे देखिए, शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी मानती थी कि जो अंग्रेज़ों के साथ सही शासन नहीं होने के कारण ही भारत में जो है गरीबी ज़्यादा है और अकाल भी पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और ज़मींदार विपन्न हो गए, और अनाज के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए, और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिया जाए, इन फसलों में सिंचाई के लिए ज़्यादा पैसा दिया जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव, और भारतीय के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनस्पतियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में भी बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। फिर से देखिए, कह रहा है कांग्रेस पार्टी ने मांग की अंग्रेजों से कि जो भारतीयों के साथ, जो मजदूरों के साथ जो बुरा बर्ताव हो रहा है, या जो वन प्रशासन की वजह से जो वनवासी, जो वनों में जो लोग रह रहे हैं, उनके साथ जो अंग्रेजी जो अधिकारी उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, वो भेदभाव को रोका जाए। इससे पता चलता है
कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में नहीं बोल रही थी। कह रहा है हालांकि जो कांग्रेस पार्टी थी बेटा एक पढ़े लिखे लोगों की पार्टी थी, लेकिन ये गरीब लोगों के हक में या मजदूरों के हक में आवाज उठा रही थी। मध्यम मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। जो मध्यम मार्गी जो नेता थे जिन्होंने बीच का रास्ता अपनाया था, वे ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से जनता को बताना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषण में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए जनता को जागरूक करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। किसने भेजे बेटा? कांग्रेस ने। लेकिन मध्यम मार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों को न्याय संगत मांगों का स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीय भावना से अवगत कराया जाए। कांग्रेस पार्टी यह भी मानती थी कि जो अंग्रेज हैं वो न्याय में विश्वास रखते हैं, आदर्शों में विश्वास रखते हैं। यदि हम अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाएंगे तो अंग्रेज हमारी बात मान लेंगे। ऐसे में कांग्रेस ने क्या किया कि यानी अंग्रेजों को अपनी भावना से अवगत कराया जाए। अब एक ऐसे ही नेता हुए जिन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। देखो बेटा, अब तक जहाँ हमने जो पढ़ा कांग्रेस की पार्टी की मांगों में, अब तक कांग्रेस का कहीं पर जिक्र नहीं आया कि वो आज़ादी, अंग्रेजों से आज़ादी चाहती है। अर्थात जो शुरुआत में जो कांग्रेस की पार्टी की स्थापना हुई वो तो वही चाहती थी कि जो है भारतीय मजदूर हैं, किसान हैं, उनके हितों में सुधार किया जाए, है लगान कम किया जाए। लेकिन अभी तक जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वतंत्रता की जो मांग नहीं की गई है। तो ऐसे में देखिए 1890 के दशक में बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों से सवाल खड़ा करने लगे थे। कह रहा 1890 आते आते बहुत सारे जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी में जो शामिल थे वो कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, यानी पाल, बाल और लाल जैसे, आप याद रखना, जैसे नेताओं ने ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पंक्तियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्यों के महत्व पर जोर दिया। अर्थात इन नेताओं ने गर्म दल के नेता थे बेटा। कौन कौन? लाला लाजपत राय, आपके ये जो है विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, यानी गर्म दल के नेता थे। उनका मानना था कि जो कांग्रेस जो पार्टी है वो अंग्रेजों के सामने हाथ फैलाती है, यानी वो बिल्कुल ही नरम तरीके से या शांति से जो अपनी मांग मनवाना चाहती है। और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्यों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादे नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए, अर्थात खुद के राज के लिए अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहिए। यहाँ पर देखो जिक्र आ गया, लोगों को स्वराज, खुद का राज करने के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता यानी आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है क्योंकि मैं देश में पैदा हूँ, भारत मेरा देश है और आज़ादी प्राप्त करना मेरा स्वतंत्रता ये जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो आप अंडरलाइन कर सकते हो ये नारा किसने दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो लाला लाजपत राय ने। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने बेटा ये नारा दिया था। ये जो नारा दिया था किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने जो है ये नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अब आगे आइए, 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया और कह रहा है 1905 में जब किसान वहाँ पर आंदोलन करने लगे, किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए, प्रशासकीय क्षेत्र बढ़ाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल का विभाजन कर दिया। तो आप अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। उस वक्त
बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा जो उस समय जो है बंगाल को अंग्रेजों ने अपने अधीन ले लिया था। बिहार उड़ीसा के कुछ भाग में भी उस समय बंगाल के हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी है, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है उसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय पूर्वी भागों में मिला दिया, असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि जो बंगाल की जो राजनेता है उनके प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को आपस में बांट दिया जाए। इसी कारण जो है अंग्रेजों ने जो है 1905 में बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है। बंगाल के विभाजन से, जैसे बंगाल का विभाजन हुआ, देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी जो ऐसे नेता जो कांग्रेस के मध्यम मार्गी नेता और आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकाले गए, जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा यानी जो संघर्ष पैदा हो उसे ही स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये हम कहेंगे बेटा, कह सकते हैं कि यहीं से ही बंगाल का टुकड़ा करने से जब लोगों में रोष पैदा हुआ तो यहीं से ही देश में स्वदेशी आंदोलन की नींव पड़ी। यह आंदोलन बंगाल के में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी गूंज सुनाई दी। उदाहरण के तौर पर यदि आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से यह आंदोलन जाना गया। स्वदेशी आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के बढ़ावे पर जोर दिया गया। अर्थात इस आंदोलन में कहा गया कि खुद के उद्योग लगाए जाए, खुद की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाए और भारतीय भाषा का उपयोग किया जाए। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद यानी इकट्ठा करने और ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं को बहिष्कार करने पर जोर दिया। ये कह रहा है ऐसे नेता जो खुद का स्वराज चाहते थे या देश को आज़ाद कराना चाहते थे, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश जो संस्थाएं उनका बहिष्कार किया जाए और जनता को लामबंद किया जाए, अर्थात एक किया जाए। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। अर्थात कुछ लोगों का कहना था कि अंग्रेज ऐसे नहीं जाएंगे, प्रार्थना पत्र करने से या उनको समझाने से या निवेदन करने से अंग्रेज भारत को नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हम लोगों को, उनका मानना था कि हिंसा का रास्ता हिंसा का रास्ता अख्तियार करना होगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये 20वीं शताब्दी में आरंभिक दशकों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों नवाबों के समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। ये कह रहे 1900 शताब्दी आते आते शुरुआत में बहुत सी घटनाएं भारत में जो है घटनाएं घटी। क्या घटनाएं घटी? अब 1906 में एक नई पार्टी बनाई गई। उस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। अंडरलाइन कर दो आप बेटा, मुस्लिम लीग। इसके जो संस्थापक थे मोहम्मद जिन्ना। और आगे चल के इसी पार्टी के कारण भारत के जो है विभाजन हुआ, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। बंगाल विभाजन का समर्थन किया, अर्थात यानी मुस्लिम लीग ने क्या किया? बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की जो मुस्लिम लीग की इस पार्टी की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने मांग मान ली और अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई। उन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुनकर भेजा जाता था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनने का लालच पैदा हो गया। 1907 में भी कांग्रेस टूट गया, अर्थात कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए। मध्यम मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध, अर्थात जो मध्यम मार्ग के जो नेता थे वो चाहते थे अंग्रेजों से जो है शांतिपूर्वक जो है बात की जाए और अपनी मांगे मनवाई जाए। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो सही नहीं है।
संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्ग का दबदबा बन गया। यानी जब 1907 में कांग्रेस के जो दो टुकड़े हुए, एक तो नरम दल और एक गरम दल, तो जैसे ही गरम दल अलग हुआ तो नरम दल का जो दबदबा पुनः कांग्रेस पर स्थापित हो गया। जबकि तिलक के अनुयायी यानी तिलक के विचारों को मानने वाले बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमे एक बार से फिर एकता स्थापित हो गई। कह रहा है फिर से पुनः कांग्रेस पार्टी का जो है एक हो गई, यानी गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए। और अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधित्व सरकार के गठन के लिए मिलजुल कर कार्य करने का फैसला किया। तो बेटा आज के लिए ये पाठ हमारा इतना ही, बाकी का हम कल कराएंगे। धन्यवाद।